दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि वर्धा के मायके वालों ने वर्धा के ससुराल वालों को पुलिस के हवाले कर दिया है, क्योंकि उन्होंने वर्धा को गायब कर दिया और उसकी जगह दूसरी लड़की को वर्धा साबित कर दिया। पुलिस वालों का कहना है कि उन लोगों ने वर्धा का कत्ल करके उसकी लाश को कहीं छुपा दिया है, लेकिन वर्धा के ससुराल वालों का कहना है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वर्धा खुद ब खुद मर गई थी। वहीं वर्धा के नंदोई प्रकाश का कहना है कि वर्धा जिंदा है और अपने प्रेमी के साथ भाग गई है और यह सारा प्लान वर्धा का ही था, जिसे उसने ब्लैकमेल करके मुझसे पूरा करवाया था। आइए देखते हैं इस कहानी का अगला और अंतिम भाग। अब पुलिस वालों को वर्धा के ससुराल वालों और प्रकाश की कही बात पर यकीन आने लगा था, क्योंकि काफ़ी कड़ाई से पूछताछ हो चुकी थी और प्रकाश और उसके बाकी के ससुराल वाले सब अपनी जगह पर अडिग थे। मतलब कि वह सच बोल रहे थे, लेकिन जब तक वर्धा सामने नहीं आती इसे सच नहीं माना जा सकता था। इसलिए ससुराल वाले जेल के अंदर ही थे और पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल में लगे हुए थे। पुलिस वालों ने वर्धा के मोबाइल की 1 साल की कॉल डिटेल्स निकलवाई, लेकिन क्योंकि वर्धा का मोबाइल तो उसकी शादी के वक्त से आश्रय के घर में ही था, तो उसके पहले की कॉल डिटेल्स ही उनके काम की थी, ताकि उसके प्रेमी का पता चल सके। और वर्धा के कॉल डिटेल्स में एक नंबर ऐसा था जिस पर लगातार वर्धा की बात होती थी, और घर वालों से पता करने पर भी कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि वह नंबर किसका है। वह नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस वालों ने जब उस नंबर की आईडी निकलवाई तो वह सिम कार्ड एक ऐसे आदमी के नाम पर था जो आदमी 2 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुका है, और उसके नाम के सिम को आज तक इस्तेमाल किया जा रहा था। उस आदमी के घर वालों का कहना था, हमें नहीं पता, ना ही हम इस नंबर को जानते हैं। और यह बात सच भी थी। उसके घर वालों का दूर दूर तक इस कांड से कोई लेना देना नहीं था। अब पुलिस वाले भी काफ़ी परेशान हो चुके थे, क्योंकि वर्धा को सामने लाने का कोई तरीका नहीं था। वर्धा के दोस्तों से भी बातचीत की गई, लेकिन किसी को भी वर्धा के बॉयफ्रेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वर्धा के माँ बाप, बहन बहनोई, भाई, सबसे इस बारे में कड़ाई से पूछताछ की गई, लेकिन सबका यही कहना था कि वर्धा की ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं था। अगर कोई लड़का होता तो वह हमें ज़रूर बताती, और अगर हम बड़ी बेटी की शादी उसकी मर्ज़ी से करवा सकते हैं तो छोटी बेटी की शादी भी उसकी मर्ज़ी से क्यों नहीं करते। ऐसी कोई बात नहीं है। आश्रय और प्रकाश झूठी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों को लग रहा था कि प्रकाश सच बोल रहा है। इतनी मार खाने के बाद कोई ऐसी झूठी कहानी नहीं सुना पाएगा। अब पुलिस वालों ने दूसरी तरह से दिमाग लगाना शुरू किया और वर्धा के सारे मायके वाले और ससुराल वालों के ऊपर नज़र रखनी शुरू की, क्योंकि पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि कुछ भी कड़ी अगर मिलेगी तो यहीं से मिलेगी। और सच में पुलिस वालों को जल्दी ही सच्चाई का पता चल गया, और पुलिस वालों ने वर्धा के सारे मायके वालों को थाने पर बुलाया। ससुराल वाले तो पहले से वहीं पर थे। सबको आमने सामने कर दिया गया और बोला गया, हमें पता चल चुका है कि वर्धा जिंदा है या मर चुकी है, और अगर जिंदा है तो कहाँ है। वर्धा के मायके वाले हैरान परेशान होकर बोलने लगे, हाँ तो जल्दी बताइए ना, कहाँ है हमारी वर्धा की लाश। क्या क्या इन लोगों ने वर्धा की लाश का। वह तो मान कर चल रहे थे कि वर्धा मर चुकी है। पुलिस वालों ने बोला, लेकिन आपके घर के सब लोग तो आए ही नहीं। इस पर वर्धा के मायके वालों ने बोला, क्यों, हम सब तो यहाँ पर हैं। पुलिस वालों ने बोला, वर्धा के जीजा जी यानी कि आपकी बड़ी बेटी के पति, वह कहाँ पर है। इस पर आद्या ने बोला, जी उनका ट्रांसफ़र तो दूसरे शहर में हो गया है और वह तो अब वहीं रहते हैं, बस शनिवार और रविवार को ही घर आते हैं। मैं बच्चों की पढ़ाई की वजह से यहाँ पर रहती हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल बार बार बदलवा पाना आसान नहीं होता और इससे बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। लेकिन उन्हें छोड़िए, मैं तो यहाँ पर हूँ ना। आप जल्दी बताइए क्या हुआ है वर्धा के साथ। इस पर पुलिस वालों ने बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले आपके पति को भी यहाँ बुला लेते हैं ना। और पुलिस वाले वर्धा के जीजाजी को सबके सामने लेकर आ गए। सब हैरान थे। वर्धा के जीजाजी को पुलिस वालों ने अपनी हिरासत में ले रखा था। आद्या ने बोला, यह क्या, आपने इन्हें क्यों पकड़ रखा है, इन्होंने क्या किया है, वर्धा के कत्ल में इनकी क्या गलती है। आप आश्रय को पकड़िए, उसके परिवार वालों को पकड़िए, मेरे पति को क्यों जेल में डाल रखा है। पुलिस वालों ने बोला, मतलब आप मान बैठी हैं कि आपकी बहन का कत्ल हो चुका है। जरा ठहरिए, कहकर पुलिस वाले ने महिला कांस्टेबल को इशारा किया और वह वर्धा को लेकर सबके सामने आ गई। वर्धा को देखकर सब हैरान हो गए। वर्धा सही सलामत थी और जिंदा थी,
मतलब प्रकाश सच बोल रहा था, कुछ नहीं हुआ था वर्धा को। वर्धा को सही सलामत देखकर उसके सारे मायके वाले और ससुराल वाले हैरान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी साजिश वर्धा ने कर डाली और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। और इस साजिश में वर्धा का जीजा कहाँ से शामिल हो गया? उसका क्या रोल है इन सब में? अब पुलिस वालों ने बोला, अब सारी कहानी हम सुनाएं या आप लोग खुद अपने जुर्म की कहानी सबको बताएंगे? कहकर पुलिस वाले ने एक जोरदार थप्पड़ वर्धा के जीजा को लगाया, जिसे देखकर वर्धा के मायके में सब हैरान हो गए। वर्धा भी चुपचाप खड़ी थी। एक महिला कांस्टेबल ने उसे भी एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और बोला, शर्म नहीं आती इतनी बड़ी साजिश रचते हुए, सिर्फ अपने एक गलत रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए? और तुम्हारे इस साजिश के चक्कर में 3 परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तुम्हारे मायके का परिवार और तुम्हारे ससुराल का परिवार और तुम्हारी सगी दीदी का परिवार। पुलिस वाले ने बोला, चलो अब दोनों सारी बात सच सच बताओ। वर्धा ने बोलना शुरू किया। आद्या दीदी की शादी को लगभग 12 साल बीत चुके थे। दीदी की शादी के वक्त मैं काफ़ी छोटी थी और जीजाजी से काफ़ी घुली मिली थी, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, जीजाजी के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ता जा रहा था और वह मुझे अच्छे लगने लगे थे। जीजाजी भी मुझे पसंद करने लगे थे और धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। लेकिन हम दोनों को पता था यह गलत है और इस रिश्ते को कभी समाज या हमारे घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे। मैं दीदी का घर नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं जीजाजी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। जीजाजी का भी कहना था कि दीदी से उन्हें प्यार ज़रूर हुआ था और उन्होंने लव मैरिज भी की थी, लेकिन शायद वह उनका सच्चा प्यार नहीं था। सच्चा प्यार तो उन्हें अब मेरे रूप में मिला था। वह भी मुझसे शादी करना चाहते थे, लेकिन दीदी के रहते यह संभव नहीं था। ऊपर से जीजाजी और दीदी के 2 बच्चे भी थे। हम कुछ भी बिखराना नहीं चाहते थे। हम इन सबको सेटल करने के लिए दिमाग लगा ही रहे थे कि इसी बीच मेरे घर वालों ने मेरी शादी आश्रय से तय कर दी। मैंने बहुत कोशिश की इस शादी को रोकने की, तो मेरे घर वालों का साफ कहना था कि अगर मुझे कोई और पसंद है तो मैं बता दूं, वह उससे ही मेरी शादी करवा देंगे, वरना फिर मैं आश्रय से शादी कर लूं। काफ़ी देखभाल कर उन्होंने मेरे लिए आश्रय को पसंद किया था। मैं किसी भी मायने में आश्रय को रिजेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह कहीं से भी रिजेक्ट करने लायक कोई कमी उसमें या उसके परिवार में थी ही नहीं। और अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड का नाम बता देती तो घर में तहलका मच जाता। यह बात तो मैं जानती थी। जीजाजी भी बोल रहे थे कि अगर यह बात बाहर आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसलिए तुम चुपचाप से शादी कर लो, फिर बात की बाद में देखी जाएगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? फिर जीजाजी ने दिमाग चलाया और आश्रय के घर वालों पर नज़र रखनी शुरू की और उनके बारे में गुप्त बातें निकलवानी भी शुरू की। इसी बीच जीजाजी को प्रकाश के घपले के बारे में कहीं से पता चला और उन्होंने मुझसे बोला, तुम अपने नंदोई को ब्लैकमेल करो। उसने अपने ऑफिस में ऐसा काम कर रखा है कि अगर वह बात बाहर आ गई तो वह जेल जरूर जाएगा और उसकी नौकरी भी जाएगी, उसका परिवार बिखर जाएगा। कोई भी अपना परिवार बिखेरना नहीं चाहता। वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा तुम्हें तुम्हारे ससुराल से निकालने में, और मैं अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा लेता हूँ। मुझे अच्छे से पता है बच्चों के स्कूल की वजह से आद्या मेरे साथ वहाँ जाकर नहीं रह पाएगी और मैं हफ्ते में 2 दिन यहाँ आ जाया करूँगा। आद्या को कभी कोई शक नहीं होगा और हम दोनों वहाँ अपना परिवार बसा लेंगे। इससे तुम्हारी दीदी का परिवार भी नहीं टूटेगा और हमारा भी परिवार बस जाएगा। मेरी जिम्मेदारी आखिर आद्या के प्रति भी है और तुम्हारे प्रति भी, क्योंकि आद्या से भी मैंने कभी प्यार किया था और वह मेरे बच्चों की माँ है। लेकिन वर्तमान में मैं तुमसे प्यार करता हूँ और भविष्य में तुम्हारे साथ भी मेरा एक परिवार बनेगा। मैं किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरा नाम कभी अपनी ज़ुबान पर मत लाना, वरना बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। अगर हम दोनों सावधानी से चलेंगे तो पूरी ज़िंदगी कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और दोनों बहनें आराम से अपने अपने घर में रहोगी। वर्धा के जीजाजी ने बहुत चालाकी से वर्धा का ब्रेन वॉश कर दिया था और ख़ुद को महान साबित कर दिया था उसके आगे। और वर्धा के मन में भी यह बात आ गई थी कि उसका जीजा उससे सच्चा प्यार करता है और उसके दीदी की जिम्मेदारी निभाने को भी तैयार है। वह अपनी दीदी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रही है। अपने जीजा के प्यार में वर्धा पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी उसके साथ परिवार बसाने के लिए। इसलिए इतनी बड़ी साजिश रच डाली थी उसने। उस दिन प्रकाश ने जब उसे घर से बाहर पहुंचाया था और वह अंधेरे में गायब हो गई थी, वहाँ पहले से उसका जीजा थोड़ी दूरी पर उसका इंतज़ार कर रहा था और वह उसके साथ वहाँ से निकल गई थी उस जगह के लिए जहाँ उन्हें जाना था।
वहाँ पर उसने अपने जीजा से शादी कर ली थी और उस नए शहर में अपने जीजा की पत्नी बनकर रहने लगी थी। किसी को कानो कान कुछ खबर भी नहीं हुई थी। उसका जीजा हर शनिवार आध्या के पास आ जाता था और अपने परिवार में खुश रहता था। किसी को कोई शक नहीं हो रहा था। शक की कोई बात ही नहीं थी। कभी भी वर्धा और उसके जीजा ने परिवार के सामने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी कि कोई उनके रिश्ते पर शक करता। ऊपर से दोनों की उम्र में अच्छा खासा फासला था, तो ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता था। और वह अननोन नंबर वर्धा के जीजा ने ही ले रखा था, जिस नंबर पर वह उससे बातें किया करता था छुप छुप कर, क्योंकि उसे पता था अगर वह अपने असली नंबर से वर्धा से बात करेगा तो कल को कुछ भी गड़बड़ होती तो वह पकड़े जाएंगे। मतलब सब कुछ पूरे प्लान के तहत हुआ था और वर्धा के वहाँ से गायब होते ही उसके जीजा ने वह नंबर हमेशा के लिए बंद कर दिया था और फ़ोन तोड़कर फेंक दिया था। अच्छी खासी साजिश रची थी वर्धा और उसके जीजा ने मिलकर। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतना शातिर कोई हो सकता है और वर्धा का बॉयफ्रेंड उसका खुद का जीजा होगा। यह बात तो कल्पना से भी परे थी। आद्या यह सब सुनकर हैरान थी और उसने अपने पति को एक जोरदार थप्पड़ लगाया और बोला, शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए, अपने बीवी बच्चे को धोखा देते हुए। और आद्या की मम्मी वर्धा की तरफ बढ़ी और उसे जोरदार थप्पड़ लगाए। शर्म नहीं आई, अपनी दीदी का ही घर तोड़ दिया। वर्धा रो रही थी और बोल रही थी, नहीं मम्मी, मैंने दीदी का घर नहीं तोड़ा। मैंने जीजाजी से कभी नहीं बोला था कि वह दीदी को छोड़कर मुझसे शादी कर ले। मैं तो बस उनके साथ अपना परिवार बसाना चाहती थी, लेकिन उनके परिवार से दीदी और उनके बच्चों को कभी नहीं निकालना चाहती थी। वर्धा की माँ ने गुस्से में उसे दोबारा थप्पड़ लगाया और बोला, समाज के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए, और साथ ही साथ अपने इस नाजायज प्यार को निभाने के लिए तुम दोनों ने आश्रय और उसके परिवार के साथ कितना बड़ा खेल खेल डाला, जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। अब पुलिस वालों को पता चल चुका था कि वर्धा जिंदा थी और इन सब में वर्धा के ससुराल वालों का कोई हाथ नहीं था। और जब वर्धा मरी ही नहीं थी तो क्या केस बनता। अब जेल के पीछे वर्धा और उसका जीजा थे। असली मुजरिम जेल के पीछे पहुंच चुका था, लेकिन असली मुजरिम के सामने आ जाने के बाद परिवार बिखर चुके थे। रिश्तों पर से विश्वास उठ चुका था। क्या यह सच में प्यार था या बस एक स्वार्थ था, जिसे कि चिंगारी वर्धा के जीजा ने ही दी थी, क्योंकि वह एक उम्रदराज व्यक्ति थे और उन्होंने एक कम उम्र की लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। या फिर गलती शायद दोनों की बराबर थी, क्योंकि वर्धा इतनी भी छोटी नहीं थी कि उसे यह समझ में न आए कि प्यार और पाप में अंतर होता है। रिश्तों की कुछ मर्यादाएं होती हैं। आद्या पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे तो धोखा सबसे ज़्यादा उसके अपनों ने ही दिया था, उसका पति और उसकी सगी बहन। क्या करती वह, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आश्रय की दूसरी पत्नी, जो कि आश्रय के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, आश्रय के गले लगकर रो रही थी। शायद इस सच के सामने आ जाने से उसकी और उसके बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। आज आद्या के मायके वालों को लग रहा था कि हम रोज़ ईश्वर से मनाते थे कि सच सामने आ जाए, लेकिन आज जब सच सामने आ गया तो ऐसा लगता है कि काश यह सच सामने ही नहीं आया होता तो वही अच्छा रहता। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।